बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल अजीब माजरा हुआ। इमरान खान की नाअहली पर एहतजाजी मुजाहरे करने वालों से ज़्यादा तादाद उनकी थी जिन्होंने जश्न मनाया। जश्न मनाना चाहिए था या नहीं मनाना चाहिए था, इस पर कुछ लोग बहस कर रहे हैं, लेकिन अमर वाक़या जो है वो यही है कि जश्न मनाने वाले ज़्यादा थे। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के जो इज्तिमात थे उनमें सैकड़ों अफराद शरीक थे, जहाँ मिठाइयाँ भी बांटी गई, जहाँ ढोल भी बजाए गए और जहाँ नारे भी लगाए गए। और इसको हम अगर तशबीह दें तो जब नवाज शरीफ को उम्र भर के लिए नाअहल किया गया था तो इमरान खान और इसकी पार्टी ने पूरे मुल्क में मिठाइयाँ बांटी थी और खाई भी थी। तो इसका बदला है, अगरचे दोनों केसेस जो हैं उनका मुवाजना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान को करप्शन साबित होने पर नाअहल किया गया है और उसका झूठ साबित होने पर नाअहल किया गया है और उसकी धोखाधड़ी साबित होने पर नाअहल किया गया, जबकि नवाज शरीफ को किसी बदनवानी के चार्ज में नाअहल नहीं किया गया। नवाज शरीफ को इस बुनियाद पर नाअहल किया गया था कि उन्होंने अपने इंतखाबी गोशवारों में बेटे से मिलने वाली वो तनख्वाह शामिल दर्ज नहीं की थी जो उन्होंने वसूल नहीं की थी। यानी ये ना करप्शन का केस था, ना धोखाधड़ी का केस था, ना फराड का, ना हक़ाइक़ छुपाने का किसी भी चीज़ का केस नहीं था, तो कोई मुवाजना नहीं है। लेकिन बहरहाल माजरा बड़ा अजीबोगरीब हुआ। पीटीआई को जब इमरान खान ने ये कॉल दी और उससे पहले सुबह सुबह के वक्त पख्तूनख्वा का लीडर है साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खट्टक, इसने कॉल दी पख्तूनख्वा में, और फिर पंजाब के लिए कॉल इमरान खान की ऑडियो टेप की शक्ल में दी गई। और इस ऑडियो टेप का लतीफ़ा भी हुआ है। लतीफ़ा ये हुआ है कि इमरान खान ने कई ऑडियो टेप्स, ये वीडियो टेप्स रिकॉर्ड करा रखी थी, जिनमें से एक वो थी जो इसकी नाअहली की सूरत में अपलोड होनी थी और ये लंदन में थी। तो दूसरी वो थी जो गिरफ्तारी की सूरत में अपलोड होनी थी। लेकिन हुआ ये कि वो नाअहली की सूरत में जो वीडियो जारी की जानी थी उसके बजाय गलती से लंदन वालों ने वो वीडियो जारी कर दी जो गिरफ्तारी की सूरत में जारी की जानी थी। तो चुनाचे जब ये वीडियो आई तो लोग कंफ्यूज भी हुए और ख़ुद मीडिया भी कंफ्यूज हो गया कि ये कह रहा है कि मैं गिरफ़्तार होने वाला हूँ, जब मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँगा तब ये कैसेट आप वीडियो आप सुनेंगे। तो ये बौखलाहट में उन्होंने एक जल्दी, तो अब जब गिरफ़्तारी जब इसकी हो जाएगी, जो कि होने वाली है, तो यही वीडियो दोबारा चलेगी या कोई नई बनाएगा। लेकिन बहरहाल इसने अपनी इस वीडियो में अवाम को निकलने की कॉल दी और कहा कि घर से निकलो, आज़ादी घर से निकले बगैर नहीं मिलेगी। और इसका ख्याल था कि बहुत लोग निकलेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जितने लोग मिले उनकी मजमूई गिनती 10,000 से ज़्यादा नहीं है। बड़े से बड़ा इज्तिमा जो हुआ वो शब कदर में था पख्तूनख्वा में, जिसमें 1200 के करीब लोग शरीक हुए। दूसरा बड़ा इज्तिमा कराची में हुआ जहां 1000 के करीब लोग शरीक हुए। तीसरा बड़ा इज्तिमा डेरा गाजी खां में हुआ जहां 800 लोग शामिल हुए। इन 3 बड़े इज्तिमात के अलावा बाकी सब इज्तिमात छोटे थे, यहाँ तक कि पिंडी में भी 500 लोग निकले और इस्लामाबाद में भी 500 लोग निकले और लाहौर में भी 500-600 की मजबूरी तादाद थी। 4 मुकामात पर निकले और किसी जगह 100-150, किसी जगह 50-60। और इनका जो हेड क्वार्टर था, जो आज़ादी का चौक था लिबर्टी में, वहाँ भी जो लोग निकले उनकी तादाद 25-30 से ज़्यादा नहीं थी। वो वीरान पड़ा रहा और लोग हैरान थे कि लिबर्टी चौक में तो हस्बे साबक, क्योंकि इससे पहले जब भी निकलने की कॉल दी गई तो 600-700 लोग लिबर्टी में जमा हो जाते थे, लेकिन इस मरतबा 600-700 तो दूर की बात है, 100-150 भी इकट्ठे नहीं हुए। तो इमरान खान को बड़ा शॉक लगा जब उसे ये रिपोर्टें पहुंची कि लोग तो नहीं निकले। इसीलिए उसने फिर कुछ 2 घंटे के बाद ही ये नशरिया जारी कर दिया कि अब आप अपना एहतजाज ख़त्म कर दें ताकि कुछ इज़्ज़त रह जाए। हालांकि लोग एहतजाज के लिए निकले ही नहीं थे। जहाँ तक तोड़ फोड़ का तल्लुक़ है वो नहीं हुई। इन्होंने कुछ सड़कें ज़रूर ब्लॉक की, लेकिन वो 25-30 अफराद थे हर जगह जिन्होंने टायर जलाए और टायर जलाकर सड़क के दरमियान रख दिए। टायर जलाकर सड़क के दरमियान अगर 2 आदमी भी रख दें तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, लेकिन किसी भी जगह ट्रैफिक ज़्यादा देर ब्लॉक नहीं रही। थोड़ी ही देर के बाद वो रास्ता क्लियर कर दिया गया और पूरे पाकिस्तान में इतना मायूस कुन, इतना हैरान कुन हद तक मायूस कुन एहतजाज इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। छोटी से छोटी पार्टी भी अगर इस तरह का मौका आए तो जब वो एहतजाज करती है तो लोगों को नज़र आ जाता कि एहतजाज हुआ। इनका एहतजाज कहीं लोगों को नज़र नहीं आया।
फैसल आबाद में जहां इन्होंने सीट जीती बड़े मार्जिन से और शेर अली को हरा कर, फैसल आबाद में भी 150 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा आदमी नहीं निकले। हालांकि फैसल आबाद में इनका वो जो पेट्रोल पंप चोरी करके बेचने वाला, क्या नाम है उसका, फैसल हबीब के फर्रख हबीब क्या नाम है, तो उसने काफ़ी सुबह से लेकर वो लगा हुआ था कि लोग निकले, लेकिन लोग नहीं निकले। तो ये एक बहुत बड़ा धचका था जो पीटीआई को इसी इमरान खान की नाअहली के बारे में लगा। पहला धचका नाअहली की सूरत में निकला, दूसरा धचका ये एहतजाज की नाकामी की सूरत में निकला, और उसके अलावा मज़ीद धचके भी उनको बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन ये जो नाअहली का धचका था, इसको मैं धचका इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह से पीटीआई के सोशल मीडिया सेल ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि बैक डोर राब्ते हुए हैं और इमरान खान के साथ मामला तय हो गए हैं। चुनाचे इस इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है कि वो आज फैसला ना सुनाए, किसी किस्म की सज़ा ना दे। तो पीटीआई में बिलअमूम ये एक किस्म का इत्मीनान था कि इलेक्शन कमिश्नर कोई फैसला सुनाने नहीं जा रहा, बल्कि टीवी प्रोग्रामों में इनके जो एंकर पर्सन थे वो साबित कर रहे थे अपनी अपनी इतलाआत की बुनियाद पर हवाले दे दे कर के बावसूख ज़राए ने ये बताया है और ये दलील है, नाअहल नहीं किया जा सकता। चुनाचे जब जो नाअहल किया गया तो उनको शॉक लगा। हालांकि उनको शॉक नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि जब इलेक्शन कमिश्नर ने रेंजर्स तलब किए, बख्तरबंद गाड़ियां वहां पहुंच गई, लाठी चार्ज करने वाले दस्ते वहां पहुंच गए, आंसू गैस की शेलिंग के लिए वो शेलों का ज़ख़ीरा वहां पहुंच गया। जब ये सब कुछ पहुंच गया तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए था कि खैर की खबर नहीं है। लेकिन जो उनको गुमराह किए जाता है सोशल मीडिया के जो चलाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से, तो वो उस गुमराही में आ जाते हैं और वो इसी इत्मीनान से बैठे रहे कि आज तो इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान की फेवर में फैसला देने वाला है और फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जब फैसला सुनाया गया तो वो इश्तिहाल में आ गया और फवाद चौधरी तो बिल्कुल पागल हो गया। उसने इलेक्शन कमिश्नर को कमीशन के ऑफिस के बाहर खड़े होकर 50 गालियां दी और एक गाली ये थी कि इलेक्शन कमिश्नर बद किरदार है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बद किरदार होने की बात ज़ाहिर है कि इंकिशाफ तो ये पहली मरतबा सुना। हालांकि बद किरदार तो वो था जिसने कल ही सुप्रीम कोर्ट में रिट की है कि मेरी मज़ीद लीक्स को रोका जाए, जिसकी नंगी वीडियो की जो बाज़ गश्त है वो पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि उसकी नंगी वीडियो मौजूद है, वो आने वाली। बद किरदार तो वो है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बद किरदारी का इल्ज़ाम तो इमरान खान ने भी नहीं लगाया, लेकिन फवाद चौधरी ने लगा दिया। इसका मतलब है कि ये बौखलाहट और ये सारा मामला सदमा फिर इनको अवाम का जो ठंडा रद्द अमल था, पाकिस्तान की तारीख का कम तरीन रद्द अमल, उसको देख कर हुआ। तीसरा झटका, जिसको चौथा झटका मैं कहूँगा, वो आखिर में लगा, वो था कि पाकिस्तान फैटफ की लिस्ट से निकल आया, ग्रे लिस्ट से निकल गया। जबकि इमरान खान के पूरे दौर में हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि इस इजलास में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ भागम दौड़ी करते और वो फिर कुछ मिन्नत तरला या जो भी उनके सिफारती या गैर सिफारती रास्ते तरीके ज़रिए होते हैं तो वो कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो मामला सिफर था। और फिर वो आर्मी चीफ की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से तो बच जाता, लेकिन वो ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए तैयार नहीं थे। वो ग्रे लिस्ट से कैसे निकालते, जबकि हर रोज़ इमरान खान की तरफ से कभी खबर आती कि वो पाकिस्तान से इतने अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और कभी तालिबान से टीटीपी से मुज़ाकरात की खबरें आती, कभी इनका वो जो माई बाप था वो पहुंच जाता था चाय का कप पीने काबुल में तालिबान के साथ। तो मामला ग्रे लिस्ट से अगर ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी, वरना इमरान खान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने के लिए। और इसकी कोशिश थी कि जब इनके लिए एक आर्डर आया कि आप ये कानून साजी करें, तो इमरान खान ने वो कानून साजी करने के लिए अपोजिशन को जिस तरह गालम गलोच करके बुलाया, अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया था कौमी असम्बली का। अगर अपोजिशन वहाँ कानून साजी में मदद ना करती तो पाकिस्तान ने लाजमन ब्लैक लिस्ट हो जाना था। उस वक्त भी आर्मी चीफ ने अपोजिशन से रजू किया और अपोजिशन वालों को कन्विंस किया कि ये ठीक है ज़्यादती कर रहा है, लेकिन ये मसला मुल्क का है, इसलिए कानून साजी करें। तो चुनांचे फिर इमरान खान को मजबूरन वो कानून साजी करनी पड़ी और अपोजिशन चली गई। तो इस तरह तो पाकिस्तान बचा। ये बहुत बड़ा झटका था। और आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की छोटी से छोटी पार्टी जो किसी फैसलाबाद के किसी मोहल्ले में कायम है और उसके अलावा उसका कहीं वजूद नहीं, और उससे लेकर बड़ी से बड़ी पार्टी तक पाकिस्तान की तमाम सियासी और गैर सियासी पार्टियों और जमातों और तंजीमों ने
फैक्ट लिस्ट से निकल जाने पर, ग्रे लिस्ट से निकल जाने पर मुबारकबाद के पैगाम भेजे या खुशी का इजहार किया या किसी किस्म का कोई बयान दिया, लेकिन फैक्ट के मसले पर अगर कोई पार्टी नहीं बोली, जिसने चुप साध ली, जिसको सांप सूख गया, तो वो थी तहरीक इंसाफ और इमरान खान। इनको अच्छा, तीसरा झटका जो मैं जिसका जिक्र आखिर में करने वाला हूँ, ये चौथा है। तीसरा झटका वो था जब सज़ा के ऐलान के फ़ौरन बाद ये खबर आ गई कि आर्मी चीफ ने कह दिया है कि वो अगले 3 हफ्तों के बाद रिटायर हो जाएंगी। और ये हमारे लिए तो कोई खबर नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में पीटीआई की छोड़कर सबको ये पता था कि आर्मी चीफ ने रिटायर हो जाना, क्योंकि कुछ अर्सा पहले, कई महीने पहले ISPR ने बड़ी वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ ये बयान दे दिया था कि आर्मी चीफ किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं लेंगे और नया आर्मी चीफ ओहदा संभालेगा। लेकिन PTI वालों को वही गुमराहकुन मालूमात इनका सोशल मीडिया फीड करता रहा और उस पर यकीन किए बैठे रहे। इमरान खान को भी यही तवक्को थी कि आर्मी चीफ को, बल्कि अमेरिका में जब गए कमर जावेद बाजवा साहब, तो PTI के मीडिया सेल ने हर जगह ये बात फैलाई कि दरअसल अमेरिका वो गए हैं अपनी मुद्दत में एक्सटेंशन कराने के लिए। मैंने, आपको याद होगा, एक व्लॉग में कहा था कि अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन चाहिए तो वो अमेरिका क्यों जाएंगे, वो शहबाज शरीफ से बात करेंगे। अगर शहबाज शरीफ पर उनका दबाव है तो वो दबाव के इस्तेमाल में लाएंगे, अगर उनसे दोस्ती है तो दोस्ती को इस्तेमाल में लाएंगे। ये तो अजीबोगरीब लतीफ़ा है ना कि अमेरिका गए हैं एक्सटेंशन के लिए, कि अमेरिका से कहने गए हैं कि जनाब अमेरिका साहब शहबाज शरीफ को फ़ोन कर दो, जरदारी को फ़ोन कर दो कि मुझे एक्सटेंशन दे दे। फिर अमेरिका जाने का मकसद इसके अलावा तो कुछ और बनता नहीं था। तो मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि ये मजाक कर रहे हैं कि बाजवा साहब अमेरिका इसलिए गए हैं कि वो एक्सटेंशन देने के लिए। खैर, ये PTI ने जहाँ भी जलील होना था वो जलील हुई, लेकिन यहाँ मसला एक और भी था। इमरान खान की पूरी कोशिश थी कि बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें। इसने पिछले महीने के आखिर में, सितंबर के आखिर में, इमरान खान ने एक एलची भेजा था कि हम आपको एक्सटेंशन देने की हिमायत करते हैं, आप एक्सटेंशन ले लें। फिर इसके बाद उसने बयानात भी दिए, उससे पहले भी बयानात दिए कि मसले का हल ये है कि आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ ही कंटिन्यू करें और जब इलेक्शन हो जाए तो फिर वो ओहदा छोड़ दें, फिर नया आर्मी चीफ आ जाए। तो उनकी पूरी कोशिश थी, पूरी ख्वाहिश थी। इनकी सियासी ज़िंदगी मौत इस नुक्ते पर अटक गई थी कि जनरल बाजवा साहब रिटायरमेंट ना ले, एक्सटेंशन ले। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन से इनको ये फ़ायदा होना था कि जो ये समझते थे कि हम इलेक्शन में जीत जाएंगे और बाजवा साहब उस वक्त तक आर्मी चीफ रहेंगे, तो वो आर्मी चीफ जो जिसको ये इमरान खान लगाना चाहता फैज़ को, तो मैं बरसर इक़्तिदार आकर वो उनको लगा दूंगा। वो उम्मीद भी टूट गई और अब ये चीज़ डन हो गई। जैसा कि मैंने कल भी अपने व्लॉग में कहा कि आर्मी चीफ का फैसला हो गया। सबको पता है कि नया आर्मी चीफ कौन है। आर्मी जनरल कमर बाजवा को भी पता है, फौज की हाई कमान को भी पता है, शहबाज शरीफ को भी पता है, जरदारी को भी पता है, नवाज शरीफ को भी पता है। लेकिन इतने सारे लोगों को पता होने के बावजूद ये राजदारी का आलम ये है कि इमरान खान को नहीं पता कि कौन आर्मी चीफ बनने वाला है। बहरहाल वो मामला डन हो गया। जनरल साहब के हवाले से जो खबर चली कि वो हर सूरत रिटायर हो जाएंगे, अक्टूबर गुजरते ही नवंबर की किसी भी तारीख को, भले वो यकम हो, भले वो 10 तारीख हो या वो 7 तारीख हो या 14-15 तारीख हो, इससे ज़्यादा मसला आगे नहीं जाएगा। नए आर्मी चीफ का बाकायदा ऐलान हो जाएगा और ऐलान तो जब होगा तब होगा। ऐलान से 7-8 दिन पहले ये खबर ज़राए से फीड कर दी जाएगी मीडिया को कि कौन नया आर्मी चीफ बन रहा है। वो खबर का अंदाज़ ये नहीं होगा कि ये साहब बनेंगे, बल्कि अंदाज़ ये होगा कि इम्कान है। तो इम्कान है कि सूरत में ये खबर जब आएगी तो वो हुकूमत के बाकायदा ऐलान से 1 हफ़्ता पहले आ जाएगी। गोया कि मामला, ये कहानी ख़त्म हो गई। और नाज़रीन, यहाँ नुक्ता याद रखिए कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट उड़ा देगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फैसले को उड़ा देगा, इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को उड़ा देगा, इतना जल्दी, इतना आसान तो इमरान खान ने जिस तरह समझा उस तरह नहीं होगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए, मुझे नहीं पता अदालत क्या फ़ैसला करती है। यहाँ मामलात जो हैं वो कुछ पेचीदा हैं। अगर हाई कोर्ट मामले को उड़ाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट उड़ाएगा, तो वो ज़ाहिर है उसके लिए कुछ समातें होंगी, मामला लटक जाएगा। लेकिन चलिए फ़र्ज़ कीजिए कि उड़ा देते हैं, तब भी नाज़रीन जिस खिड़की में ये फंस गया है वो खिड़की अब नहीं खुलने वाली। अगर इधर से टीका असर नहीं कर रहा तो दूसरी तरफ टीका लगेगा। इंजेक्शन तो लगना ही लगना है और खिड़की ने नहीं खुलना है। अब ये खिड़की बंद हो गई, जिसको
علم نجوم کا اگر ہم حوالہ دیں تو یوں سمجھیے کہ 60 کے دور سے عمران گزر رہا ہے، ابھی تو ابتدا ہے، اور اس کو ہم یہ نام دے سکتے ہیں کہ خاتمے کی شروعات۔ تو یہ ان کا جو خاتمے کی شروعات ہے نا، یہ عمل شروع ہو گیا۔ اور ناظرین، یہاں ایک دلچسپ اطلاع یہ ہے کہ جمعے کو فیصلہ آیا، جمعرات کی رات عمران خان نے پھر رابطہ کیا مقتدر اداروں کے ساتھ کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے مذاکرات کے لیے ٹائم بتا دیں تو میں لانگ مارچ کا اعلان ملتوی کر دوں گا۔ تو وہاں سے جو جواب آیا یہ اس جواب سے مختلف ہے جو کور کمانڈر کانفرنس کے بعد عمران خان کو دیا گیا تھا، اور جس میں کہا گیا تھا کہ نئی تقرری حکومت کرے گی، الیکشن کب ہوں گے یہ فیصلہ بھی حکومت نے کرنا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو حکومت سے مذاکرات کریں، اور لانگ مارچ میں حکومت نے امن و امان کے حوالے سے جو بھی سٹیپ اٹھائے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ 4 نکاتی پروگرام یہ کنوے کر دیے گئے تھے عمران خان کو۔ اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ جمعرات کی رات کو یہ رابطہ ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اس کے اگر مذاکرات کے لیے آپ مجھے دن دے دیں، یعنی ٹائم دے دیں کہ فلاں تاریخ کو رابطہ مذاکرات کر لیں گے تو میں لانگ مارچ نہیں کروں گا۔ اس کا سیدھا سادہ جواب جو ان کی طرف سے ملا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو گورنمنٹ سے کریں۔ اسی دوران شہباز شریف کی طرف سے بھی ایک بات چلی کہ عمران خان مذاکرات چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ اس کو پی ٹی آئی والوں نے جو پھیلایا اپنے سوشل میڈیا پر وہ یہ تھا کہ شہباز شریف جھک گئے اور مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ شہباز شریف نے مذاکرات کی پیشکش نہیں کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو مذاکرات کرنا تو ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، لیکن تم تو چاہتے ہی نہیں ہو۔ مفہوم انداز شہباز شریف کے بیان کا خلاصہ یہی بنتا ہے، یعنی وہاں سے بھی مسترد۔ تو اب خلاصہ اس ساری مذاکراتی گیم کا یہ ہے کہ فوج نے عمران خان کا مرکزی بنیادی مطالبہ جس پر عمران خان زندگی موت کا انحصار وہ سمجھ رہا تھا یکسر مسترد کر دیا ہے، یہ اعلان کر کے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ یہ عمران خان کی مایوسی کی حد ہے۔ اب قصہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر کے فیصلے کی روشنی میں حکومت نے عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جس کا حتمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اب اس کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ نااہلی کا لوگ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، اور عام طور پر یہ اطلاع تھی، میرے پاس بھی یہی اطلاع تھی کہ نومبر کے شروع میں اس کو نااہل کر دیا جائے گا، لیکن وہ نومبر سے 10 دن پہلے ہی یہ نااہلی ہو گئی۔ تو اب گرفتاری کی بھی جو شکل بن رہی ہے وہ اطلاع یہی آ رہی ہے کہ 2-4 دن کے اندر اندر موصوف گرفتار ہو جائیں گے، اور موصوف جو ہیں وہ گرفتاری۔ اچھا، یہاں ایک اطلاع کچھ ہمارے دوستوں نے دیا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، میرے پاس ڈائریکٹ اطلاع نہیں ہے، لیکن 3-4 آدمیوں نے مجھے بتایا کہ انہیں یہ اطلاع ملی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، شاہ محمود قریشی یا اس سطح کے لوگوں سے، کہ عمران خان نے پچھلے 2 مہینے کو مشق کی ہے کوکین کے بغیر دن رات گزارنے کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو ذہنی طور پر جیل جانے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور کیونکہ اگر جیل میں کوکین کا مریض چلا جائے تو وہ جیل میں جا کر برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مشق تھی یہ کامیاب نہیں رہی، عمران خان اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیل کیسے جائے گا؟ اب جیل میں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ عمران خان کو کوکین کی رسد پہنچاتی رہے، کیونکہ اگر کوکین نہ ملنے سے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو پھر حکومت کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور یہ الزام لگے گا کہ یہ عمران خان کو مار ڈالنے کا پروگرام تھا، مار دیا انہوں نے سازش کر کے۔ تو ایک یہ دنیا کی تاریخ کا ایک مزیدار واقعہ ہوگا کہ ایک نشئی کو جیل خانے میں اس کا نشہ پورا کرنے کے لیے حکومت کو خفیہ انتظامات کرنا پڑیں گے۔ یہ لطیفہ جو بھی ہے۔ بہرحال لوگ مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اور مٹھائیاں کھانے والوں کی تعداد احتجاج کرنے والوں سے زیادہ ہے، اور عمران خان نے رات کو کال دینے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد یہ کال ختم کر کے لوگوں کو گھر جانے کی تلقین کر کے اپنی یہ شکست بھی مان لی ہے۔ اور یہ ہم لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ جلسوں میں آتے ہیں، جلوسوں میں نہیں آتے، لانگ مارچ میں بھی نہیں جائیں گے، یہ ایجیٹیشن کی سیاست نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے دیکھ لیا
کہ کل ان کا فیصلہ کن احتجاج کا دن تھا. 3-4 ٹی وی کے اینکر، 3-4 سے زیادہ ٹی وی اینکر یہ بتاتے پائے گئے سوشل میڈیا پر بھی اور اپنے ٹی وی چینلز پر بھی. کل دن کے وقت کی بات کر رہا ہوں کہ آج شام کو دیکھنا کیا تماشا ہوگا. پورا ملک سڑکوں پر نکلے گا. 10 کروڑ نکلیں گے یا 20 کروڑ نکلیں گے ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ حکومت کو اور ریاست کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اتنی زیادہ تعداد میں مخلوق خلق خدا نکلے گی کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رہے گا. لیکن مغرب ہو گئی، کوئی نہ نکلا، یہاں تک کہ عمران خان کو کال واپس لینی پڑی. تو ناظرین، یہ ہے خلاصہ کہ عمران خان کے انجام کی شروعات ہو گئی ہے. اور یہ جس دن تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی تھی اس دن انجام کی شروعات ایک لحاظ سے اس وقت بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ اس کو آپ دباچہ سمجھیے. جو شروعات، اصل شروعات ہے وہ اب ہوئی ہے اور کھڑکی اب کھلنے والی نہیں ہے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی.